प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके विज्ञान में जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। 7 अंकों का बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर है और बेहतरीन तरीके से आज हम इसको कंप्लीटली जो है समझेंगे और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और विगत परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल यहाँ से आए वो सारी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये 7 नंबर आज पक्के करने हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओपी पर। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक की जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में जो है परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसको थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं। परिवर्तन क्या होता है? किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार आदि में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। और जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं वो समझते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था हो गई, उसकी आकृति हो गई, ये सारे पदार्थ के जो है भौतिक गुण होते हैं। इसका मतलब भौतिक गुणों में जो बदलाव होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का जमना, जल जमता है तो बर्फ का रूप ले लेता है और वापस बर्फ पिघलता है तो वो जल का रूप ले लेता है। यानी कि इसके भौतिक गुणों में अवस्था का बदलाव हुआ है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो परिवर्तन है अस्थायी होता है, कारण हटाने पर पदार्थ की पुनः वही अवस्था प्राप्त हो जाती है, इसीलिए ये अस्थायी परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन आपके समझ में आया। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव आता है या परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है और ध्यान रखना है ये वाला जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन ये स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तो ये सारे जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हुए। तो ये तो चर्चा हमने की पिछली 9th क्लास में जो हमने पढ़ा हल्का फुल्का उसकी। अब आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है आइए देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक जितने भी है उनको उनके सूत्र और प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उससे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उससे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, यदि इस मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं सूत्र और प्रतीक द्वारा व्यक्त कर दूं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कैसे? मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा यानी ऑक्सीजन का O2 प्रतीक हो गया और क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समीकरण संतुलन के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगाना है। तो ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। अभी हम संतुलित करना भी सीखेंगे। तो ये वाला जो है इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्हों या सूत्रों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए इधर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये पदार्थ कहलाते हैं आपके अभिकारक
और इस तीर के निशान के बाद में जितने भी इधर प्रोडक्ट लिखे, ये आपके पदार्थ लिखे रहेंगे, ये कहलाएंगे उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये क्या होते हैं? तो अभिकारक किससे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ये वाले जो भाग ले रहे हैं ये अभिकारक कहलाएंगे। और उत्पाद किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहेंगे। जैसे इस अभिक्रिया में क्या बन रहा था? इसमें बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये उत्पाद है और ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक तो भाग लेने वाले और उत्पाद बनने वाले। अब कोई भी जो रासायनिक समीकरण है उसे कैसे लिखा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ये हमारी अगली हेडिंग हो गई। तो पहला नियम क्या है कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखकर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना? जैसे अभी हमने देखा Mg प्लस O2 टू MgO, ये हमने समीकरण देखा था। तो यहाँ पर जो ये अभिकारक है इनको बाईं ओर लिखा जाता है और इनके बीच में आप देख पा रहे हैं कि प्लस का निशान लगाया जाता है। दूसरा क्या लिखा? उत्पादों को दाईं ओर लिखकर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो प्रोडक्ट इधर लिखे जाएंगे और यदि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। ये वाला हमने देखा, ये यहाँ पर लगाया हुआ है तीर का निशान। तो तीर का निशान लगाया जाता है और तीर का जो मुंह है वो सदैव उत्पाद की तरफ होता है। अगला है अवक्षेप को नीचे के तीर के द्वारा और गैस बनने को ऊपर के तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि कोई एविल अवक्षेप है तो उसको नीचे के तीर द्वारा दर्शाएंगे और यदि कोई गैस बन रही है तो ऊपर के तीर द्वारा उसको दर्शाया जाता है। पांचवा क्या कह रहा है? यदि पदार्थ ठोस अवस्था में है तो S यानी सॉलिड लिखेंगे, द्रव अवस्था में है तो L यानी लिक्विड लिखेंगे, गैसीय अवस्था में तो G गैस लिखेंगे और जलीय विलयन अवस्था में है तो AQ लिखा जाता है। तो ये हुए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि या उसके चरण। अब हमारी अगली हेडिंग आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है एक रासायनिक अभिक्रिया जिंक। जिंक की अभिक्रिया यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को Zn द्वारा व्यक्त कर दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको बताया ये जो है H2SO4, H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। अब देख पा रहे हैं इधर अभिक्रिया से पहले ये वाला जो मामला आप देख पा रहे हैं, ये वाला मामला कौन सा है? ये अभिक्रिया से पहले का मामला है। ये पूरी चीजें जो है वो अभिक्रिया से पहले की है, अभिक्रिया से पहले। और इधर का जो मामला आप देख पा रहे हैं ये है अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद। तो अभिक्रिया से पहले जिंक, यहाँ पर जिंक के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। और इधर अभिक्रिया के बाद भी जिंक का कितना परमाणु है? एक परमाणु है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। SO4, ये रहा SO4, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार। तो इस प्रकार के समीकरण को हम कह सकते हैं कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित। यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे कैसे करेंगे? और आपके सिलेबस में उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। इसके लिए एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे। एक समीकरण लिया है जिसमें लिखा हुआ Fe प्लस H2O gives to Fe3O4
प्लस H2। अब देख पा रहे हैं कि ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि से जो है संतुलित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कुछ स्टेप है हिट एंड ट्रायल विधि के, वो हम फॉलो करेंगे। तो पहला चरण क्या कहता है, सर्वप्रथम समीकरण के प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये सेम एज इट इज आपको लिखना है, और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बनाना है, इस प्रकार का बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। ठीक है, चलिए दूसरे चरण में हमें क्या करना है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक सूची बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, जिसमें हम तत्व लिखेंगे, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक में यानी लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारकों को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में उत्पादों को लिखते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे इस समीकरण में Fe का अभिकारक में 1 है और यहाँ पर उत्पाद में कितने हैं, 3 है, तो ये लिख दिया। हाइड्रोजन के इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 लिखा। फिर ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन के इधर 4 है, तो ऑक्सीजन का 1 और यहाँ पर 4 लिख दिया। इस प्रकार से दूसरे चरण में हमें एक टेबल बनानी है, जिसमें तत्व, अभिकारक में कितने परमाणु है इसके और उत्पाद में कितने परमाणु, वो लिस्ट बनानी है। चलिए तीसरा चरण हमें क्या कह रहा है, अब अभिकारक या उत्पाद में से सबसे पहले ज्यादा परमाणु वाले तत्व का चुनाव करते हैं और उसे सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। तो हमारा जो समीकरण था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, हमारे समीकरण में हमने ये टेबल बनाई, इसमें सबसे ज्यादा नंबर बड़ा कौन सा है, 4, यानी कौन किसका है, ऑक्सीजन का। तो मैंने लिखा जैसे ऑक्सीजन को हम सबसे पहले संतुलित करेंगे, तो हमें क्या करना है, एक और टेबल बनानी है। ऑक्सीजन के परमाणु पहले कितने थे, अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, तो हमें ये बराबर करने के लिए इधर भी 4 करने हैं। तो संतुलन के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। अब जो आंशिक समीकरण संतुलित हुआ उसको लिखेंगे। देखिए Fe सेम था वैसा का वैसा, या ऑक्सीजन था इसलिए यहाँ पर गुणा किया हमने किससे, 4 से, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिए, बाकी वो सेम का सेम समीकरण उतार दिया। चलिए अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखिए इधर 4 दूनी कितने हो गए, अब 8 हो गए। यहाँ पर देखिए 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए हैं। और इधर कितने हैं, इधर 2 है। तो इधर 8 करने के लिए मुझे अब की बार RHS में किससे गुणा करना पड़ा, 4 से, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 से गुणा किया हुआ है। तो अब यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 4। अब जो बच गए उनको भी संतुलित करेंगे। अब Fe के संतुलन के लिए LHS में 3 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इधर Fe के 3 है, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब जो समीकरण है वो आपका संतुलित हो चुका है। अब हमें केवल और केवल इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। तो अंत में जो है वो हमें सभी की भौतिक अवस्थाएं लिख देनी है। जैसे इस समीकरण में जो है आयरन सॉलिड अवस्था में, H2O भाप के रूप में, H2O लिक्विड लिखना था लेकिन इस अभिक्रिया में ये भाप का कार्य कर रहा है, भाप के रूप में, इसलिए G गैस लिखा हुआ है, Fe3O4 और ये भी सॉलिड अवस्था में और H2 गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से अब जो हमारा समीकरण है वो बिल्कुल संतुलित हो चुका है। तो यह है हिट एंड ट्रायल विधि। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको जो है कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। चलिए अब यहां से सवाल आया था इस बार, यही समीकरण सेम दिया हुआ था और पूछा संतुलन के बाद Fe के कितने परमाणु होंगे, RHS में या LHS में, किसी में पूछे। संतुलन के बाद तो 3 आएंगे, संतुलन के बाद कितने आएंगे, 3। Fe का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। तो ये सवाल इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा है, ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या टॉपिक आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमें 8-10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर में पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका। तो चलिए सबसे पहली अभिक्रिया आती है अपनी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, तो परिभाषा इसी से बन गई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का दहन।
कोयला मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, देखिए दो अभिकारक मिल रहे हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। उत्पाद कितना है? एक उत्पाद। तो परिभाषा से कंफर्म हो गया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करेंगे तो दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, इसीलिए इसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2O क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। ये CaO जो है, CaO यहाँ पर नोट में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना, और ये वर्ष 2025-26 वाला जो पेपर हुआ था, 25-26 लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, उसमें पूछा है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaO। और CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये तो है आपका बुझा हुआ चूना, क्या है? बुझा हुआ चूना। और ये जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, वो है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हैं। क्या है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है, जिससे दीवारों पर चमक आती है। 2-3 दिन बाद में जो है दीवारों पर चमक आती है सफेदी करने के बाद। वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनती है? एक पतली परत। तो ये समीकरण भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। तो CaOH का होल ट्वाइस, जब ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जो है जल का निर्माण होगा। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरी जो अभिक्रिया है हमारी, वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कह दो चाहे अपघटन अभिक्रिया कह दो, एक ही बात है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये संयोजन की विपरीत है, उल्टी है। उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट या उत्पाद बनाएगा। और यही वर्ष 2026 में सवाल पूछा गया कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, क्योंकि उसमें दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, इसमें दो या दो से अधिक जो एक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों की बात करें तो उदाहरण में प्रकार पे आ जाएंगे। पहला है उष्मीय अपघटन। ऐसी रासायनिक वियोजन अभिक्रिया है जिसमें उष्मा के द्वारा, उष्मा देने पर जो है अभिकारक टूटकर उत्पाद में बदल जाता है, उसे उष्मीय अपघटन कहेंगे। जैसे फेरस सल्फेट जो है उष्मा देने से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के रूप में टूटेगा। तो ये उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो गया। और है कैल्शियम कार्बोनेट, उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, तो ये भी उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट दूसरी अपघटन अभिक्रिया है ताप अपघटन। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ताप अपघटन जब होगा तो ये लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। फिर है प्रकाश अपघटन। तो जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये प्रकाश अपघटन होकर के सिल्वर और क्लोरीन के रूप में टूटता है। और इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है प्रकाश के देने पर ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए उसके प्रकारों के साथ में। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr है, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सीधा परीक्षा में प्रश्न छप सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसे जो है इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है, उष्मा का अवशोषण होता है। आगे हम ये उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी पढ़ेंगे। तो उष्मा का अवशोषण होता
है, ध्यान रखना है। चलिए, क्योंकि अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए उष्मा शोष्य अभिक्रिया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन का मतलब है जगह से हटाना, विस्थापित करना है ना, जगह से हटाना। आप शॉर्ट में ऐसे याद रखें, विस्थापन को जगह से हटाना, इसका मतलब विस्थापित करना। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये वाला जिंक जो है, ये वाला जिंक इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और इस कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। हम देख पा रहे हैं कि ZnSO4 बन गया और कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। अगले एग्जांपल में जो फेरस है, इस कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित करके खुद यहाँ आ जाएगा, तो FeSO4 बनेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये Zn इसको हटा रहा है कॉपर को, ये Fab इस कॉपर को हटा रहा है, कौन किसको हटा सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जो ज्यादा बलशाली होता है या ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कम ताकतवर को हटाता है, और ये हटाना या विस्थापित करना ये चलता है सक्रियता श्रेणी से। किससे होता है? सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसकी जगह से हटा देती है। तो ये ध्यान रखना है। तो सक्रियता श्रेणी में देखिए, यह विस्थापन सक्रियता श्रेणी के आधार पर होता है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। और तत्वों की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, ये पीडी नहीं पीबी है, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, और ये आ गया आपका सोना। तो हम देख पा रहे हैं कि Cu यहाँ पर है, Cu नीचे है सबसे, और फेरस उससे ऊपर है, और Zn भी उससे ऊपर है। तो Zn और ये आयरन दोनों ही यहाँ पर जो है कॉपर को विस्थापित कर रहे थे। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट अपनी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण करता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जो Na है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, इसके बाह्यतम कोश में जो है वो आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है, त्याग कर देता है। SO4 पे तो आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा, नेगेटिव चार्ज होता ही है। ये जो Ba है बेरियम, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये Cl जो है क्लोरीन, आपको पता है कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ग्रहण करता है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो प्लस वाला जो है वो माइनस वाले के साथ जुड़ता है, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है, और ये वाला प्लस वाला जो है माइनस वाले के साथ जुड़ता है। तो यहाँ Na और Cl, NaCl का निर्माण हो रहा है क्योंकि आयनों का जो है आदान प्रदान हो रहा है। इसी प्रकार से BaSO4 बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है। तो द्विविस्थापन में क्या याद रखना है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives to BaSO4 प्लस 2NaCl। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन हमें दोनों पढ़नी है। सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, एक ही बात है, उपचयन लिखा हुआ आ जाए परीक्षा में या ऑक्सीकरण लिखा हुआ आ जाए। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि
ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, दोनों में से एक हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। देखिए यहाँ पर कॉपर अकेला है, जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये 2CuO बनाएगा। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम इससे कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, उपचयन है या ऑक्सीकरण है। ठीक है, इस अभिक्रिया में NaH सोडियम हाइड्राइड जो है वो Na और H2 के रूप में टूट रहा है जो है ताप देने पर। तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और इधर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी। तो भी हम कहेंगे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका है, उपचयन का है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है अपचयन, इसकी उल्टी हो जाएगी। अपचयन में क्या होगा, किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, इससे पिछले वाले में हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे हम अपचयन कहेंगे। जैसे इसमें ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ Cu के साथ, इस तरफ देखेंगे तो Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, इसका मतलब ये अपचयन है। और यहाँ पर जो है कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इधर हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये क्या है, अपचयन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन या उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ZnO प्लस C गिव्स टू Zn प्लस Cu। देखिए यहाँ पर Zn में ऑक्सीजन है लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, इस तरफ कमी हुई है, और ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इधर जो है ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है प्यारे बच्चों, और ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल और, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। इसमें देखिए ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन। चलिए नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में ध्यान रखना है, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। प्रोडक्ट के बाद में, प्रोडक्ट के साथ साथ में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगी, तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब जल का निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया के साथ साथ 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इसलिए ऊष्माक्षेपी है। जब कोयले का दहन किया जाता है तो 94 किलो कैलोरी ऊर्जा और उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है मतलब ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट इसकी विपरीत है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी हमें उत्पाद बनाने के लिए, उस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो उससे हम कहेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाएंगे तो यह अभिक्रिया जब तक संपन्न नहीं होगी, जब तक इसे 42 किलो कैलोरी और ऊष्मा नहीं दे पाते, तब ये जब तक नहीं देंगे तब तक संपन्न नहीं होगी और ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाएगी। तो यहाँ 42 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसलिए ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब टूटेगा तो उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और क्लोरीन Cl2 के रूप में टूटेगा। तो ध्यान रखना है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। फिर आपकी किताब में एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट और बातें लिखी हुई है कि श्वसन जो हम करते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये इस बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि पाचन के क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चावल है, आलू है, ब्रेड है आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है जिनके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा देता है। तो ग्लूकोज ये C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है। जब ये ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो जब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है इसका मतलब श्वसन भी एक ऐसी अभिक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और ये वाला जो समीकरण है ये एग्जाम में बार बार आता है, रिपीट होता है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की जगह एक्स लिख देते हैं और पूछते हैं इस एक्स की जगह क्या आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट अगली है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलय अवस्था में विलयन के नीचे स्थिर रह जाता है अवक्षेप कहलाता है और यह अभिक्रिया अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम कोई जो है परत नली में जो है हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसके नीचे यदि उत्पाद जो है इस अविलय अवस्था में परत नली के नीचे हो गया तो इस पदार्थ को हम कहेंगे अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप। और ये अवक्षेप जो बन गया इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो वही द्विविस्थापन वाला एग्जाम्पल आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमारे खत्म हो गए। अब जो पार्ट है वो एंडिंग की ओर है और 2 हेडिंगें बची है, एक बचा है संसारण। तो संसारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो यह संसारित होने लग जाती है, यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। कोई भी धातु जो है वो जब नमी के संपर्क में आएगी तो वह संसारित होगी। जैसे हम जो है नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये संसारण है। चांदी पर काली परत चढ़ना ये भी संसारण का एग्जाम्पल है। और तांबे पर किस प्रकार की परत चढ़ती है, हरी परत चढ़ना, ये भी संसारण का एग्जाम्पल है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है और यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। नेक्स्ट अपनी लास्ट हेडिंग बची है विकृत गंधिता। तो क्या है विकृत गंधिता, विकृत यानी बिगड़ गई है, गंध यानी गंध बिगड़ गई है। तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है ना। जो भी तेल युक्त चीजें हैं, जो भी तेल युक्त चीजें हैं जैसे अपना अचार हो गया, ठीक है, चिप्स वगैरह जो भी आती है ना, जंक फूड वाले, ये तेल वाली चीजें जब लंबे समय तक वातावरण में रहती है तो इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, ये प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। पर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है विकृत गंधिता को रोकने के लिए, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो ये अपना अध्याय पहला जो था, अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण, ये अपना जो पहला अध्याय है इसके नोट्स मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और भी आपके कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 10 से संबंधित, बोर्ड क्लास से संबंधित यहाँ पर विज्ञान और गणित या अन्य विषयों के आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का अपना विज्ञान का पहला पार्ट। मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में और गणित में नेक्स्ट पहली प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।